हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोग प्लास्टिड पढ़ रहे थे। आज हम लोग प्लास्टिड में ही क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मोस्टली जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के उसमें पाया जाता है। और प्लांट का जो ग्रीन पार्ट्स होता है वो मेनली लीव्स होता है, तो लीव्स में पाया जाता है। और लीव्स में भी जो मीजोफिल सेल्स होते हैं जहाँ पे मेनली फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है। और इसका नंबर जो है वो, जैसे हम लोग दो एग्जांपल ले सकते हैं कि जो क्लाइमेडोमोनास है वो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। उसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है जिसका कि जो नंबर होता है वो 1 होता है। बट जो मीजोफिल सेल्स होते हैं उसमें पर सेल में, एक सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो इसका नंबर हम लोग कह सकते हैं कि 1 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल तक वैरी करता है, या इससे भी कहीं ज़्यादा। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखना है कि नंबर तो हम लोग इसका वैरी समझ गए कि ये इसका नंबर जो है वो कितना ज़्यादा वैरी करता है किसी सेल में। पर सेल में किसी में 1 ही होता है, बट लेकिन किसी में 20 to 40 तक भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, साइज़ वेरिएबल हम लोग को देखना है। तो जो उसका लेंथ होता है क्लोरोप्लास्ट का वो 5 to 10 माइक्रोमीटर से लेकर के लेंथ, और विथ जो है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर तक वैरी करता है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में जो क्लोरोप्लास्ट है उसका लेंथ 5 माइक्रोमीटर हो तो किसी में 10 माइक्रोमीटर हो, सीधे डबल का अंतर। और विथ भी जो है वो हो सकता है कि किसी में सिर्फ 2 ही माइक्रोमीटर हो बट किसी में 4 माइक्रोमीटर हो। तो इसका जो साइज़ है वो इतना वैरी करता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है शेप्स के बारे में कि जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है वो कितना वैरी करता है। तो दीज आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वायड और इवन रिबन लाइक स्ट्रक्चर हैविंग एवरेज लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विथ 2 to 4 माइक्रोमीटर। मतलब कि जो इसका शेप है वो बहुत तरीके का हो सकता है, जिसमें कि जो हम लोग को एनसीईआरटी में दिया है वो दिया है लेंस शेप्ड, ओवल शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड, डिस्क्वायड शेप और इवन रिबन लाइक स्ट्रक्चर तक का भी जो क्लोरोप्लास्ट है वो हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। और जो इसका एवरेज लेंथ है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है और जो विथ है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर तक का होता है। ठीक है। देयर नंबर वैरीज फ्रॉम 1 per cell ऑफ क्लाइमेडोमोनास ग्रीन एल्गी टू 20 to 40 per cell इन मीजोफिल सेल्स। मतलब कि जो इनका नंबर है वो 1 पर सेल क्लाइमेडोमोनास के से लेकर के 20 to 40 पर सेल ऑफ मीजोफिल सेल्स तक ये वैरी कर सकता है। ठीक है। अब देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें देखिए सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन हो गया आउटर मेम्ब्रेन, नीचे वाला इनर मेम्ब्रेन जो कि लेस परमिएबल होता है। इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट से जो स्पेस इनक्लोज होता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। इसमें राइबोसोम भी होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरीप्लास्टिडल स्पेस। ठीक है। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट में ही थैलाकोइड भी होता है। तो थैलाकोइड क्या करता है, थैलाकोइड के पास ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो प्लांट है वो अपना फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो देखिए, थाइलाकोइड भी 2 पार्ट का बना होता है, एक मेम्ब्रेनस पार्ट और एक ल्यूमेन पार्ट। ठीक है। तो जो थाइलाकोइड होता है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो उसका लिक्विड वाला पार्ट है वो हो गया ल्यूमेन पार्ट। ठीक है। और बाकी जो बचा वो हो गया मेम्ब्रेनस पार्ट। तो देखिए, ये जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है ये हो गया मेम्ब्रेनस पार्ट, और जो ये अंदर में लिक्विड जैसा भरा हुआ है स्पेस जो है उसको हम लोग कह रहे हैं कि वो ल्यूमेन पार्ट है। ठीक है। जो फिर अगर हम लोग थाइलाकोइड को पाइल में बना करके रखते हैं, मतलब कि एक के ऊपर एक थाइलाकोइड बना करके रखते हैं, तो उसको हम लोग कंपाइल करके एक साथ कहते हैं कि ये ग्रैनम है। और जो ग्रैनम है उसी में लाइट रिएक्शन होता है जिसके वजह से जो प्लांट है वो C3 और C4 साइकिल भी कर सकता है। ये हम आगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में भी पढ़ेंगे। और जो इसका फ्लूइड है क्लोरोप्लास्ट का उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। ग्रैनम में हो जाएगा लाइट रिएक्शन, बट जो स्ट्रोमा है उसमें होता है डार्क रिएक्शन। और जो ल्यूमेन पार्ट है वो फोटोलिसिस में हेल्प करते हैं। अब फोटोलिसिस क्या होता है, जैसे अब ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, बट यहाँ पर हम लोग को दिया है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो जो वाटर जब टूटता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये उसमें हेल्प करता है। अब देखिए, इसमें DNA भी होता है
सिंगल होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। राइबोसोम भी होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करे, और जो दो थैलाकॉइड को या जो दो ग्रानम को अटैच करके रखता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, तो देखिए अब जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटो मतलब हम लोग जानते हैं कि सेल, और स्केलेटन मतलब फ्रेमवर्क, जो सेल को फ्रेम देने का काम करे, एक बाहर से फ्रेम देने का काम करे, उसको हम लोग कहते हैं कि वो साइटोस्केलेटन है। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता होगा, इसलिए जब हम प्रोकैरियोट्स पढ़े तो उसमें हम लोग कहीं भी साइटोस्केलेटन वर्ड्स नहीं सुने। ठीक है, ये जो है एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो सब एक साथ मिलकर एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कि वो साइटोस्केलेटन है। अब देखिए इसका 3 फंक्शन होता है। अगर ये फ्रेम दे रहा है तो ये शेप देने का काम करेगा, और अगर फ्रेम दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं मैकेनिकल और केमिकल सपोर्ट से भी हेल्प करेगा, और मोटिलिटी भी सेल को देने का काम यही साइटोस्केलेटन करेगा। ठीक है, ये जो है इसके मेनली 3 फंक्शन हुए। शेप, अगर मान के चलिए बाहर में सेल के यूकैरियोट्स में सेल वॉल तो होते नहीं है, प्लांट सेल में सेल वॉल था तब ना एक सेल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था, बट यूकैरियोट्स में प्लांट सेल की तरह सेल वॉल तो नहीं होते हैं। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनको जो शेप देने का काम करता है वो साइटोस्केलेटन ही करता है। जिस तरीके से हम लोग पढ़े थे कि प्लांट सेल में जो है वो मैकेनिकल और केमिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता था सेल वॉल, बट यहाँ पे तो सेल वॉल है नहीं, तो यहाँ पे जो ये साइटोस्केलेटन है यही एज अ सेल वॉल काम करके जो हम लोग का यूकैरियोट्स का जो सेल है उसको मैकेनिकल और केमिकल सपोर्ट देगा, उसको बचाएगा मैकेनिकल किसी हार्म से या किसी केमिकल हार्म से, और मोटिलिटी सेल को मूवमेंट करने में भी यही हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए जो साइटोस्केलेटन है ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि पहला होता है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरा होता है माइक्रोट्यूब्यूल। जो माइक्रोफिलामेंट है उसका डायामीटर जो होता है वो ग्रेटर दैन 7 नैनोमीटर होता है, मतलब कि 7 नैनोमीटर से बड़ा होता है, बट जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वो 8 to 10 नैनोमीटर के होते हैं। ठीक है, और जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है उसका जो डायामीटर होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 नैनोमीटर होता है। ठीक है, ये मेन तीनों में डायामीटर का डिफरेंस है। ठीक है, जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये स्मॉल होते हैं और रॉड शेप्ड के होते हैं और दिखने में सॉलिड होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो केरेटिन, विमेटिन, लैमिन और प्रोटीन्स लेमिन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो स्मॉल और सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और वो हॉलो होते हैं, मतलब कि वो अंदर से खाली रहता है, बट जो माइक्रोफिलामेंट है वो सॉलिड रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है माइक्रोफिलामेंट में, बट जो इंटरमीडिएट प्रोटीन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? केराटिन, विमेटिन और लैमिन प्रोटीन, और जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है नेचर में, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल जिस प्रोटीन से मिलके बना होता है, बट जो माइक्रोफिलामेंट है वो एक्टिन प्रोटीन का बना होता है और वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। अब देखिए इसका फंक्शन, सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट का, तो ये स्यूडोपोडिया बनाने में हेल्प करता है, साइक्लोसिस में हेल्प करता है, और साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। सबसे पहले जो अमीबा होते हैं उनमें जो फॉल्स फिट होता है उसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो यूकैरियोट्स में अगर किसी ऑर्गेनिज्म को फॉल्स फीट बनाने का काम पड़ता है तो वो माइक्रोफिलामेंट की मदद से ही बनाता है। साइक्लोसिस में भी हेल्प करता है, और जो साइटोकाइनेसिस होता है, जो एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है उसमें भी यही हेल्प करता है माइक्रोफिलामेंट। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वो न्यूक्लियर लैमिना बनाते हैं, और जो सेल ऑर्गेनेली होता है उनके लिए बास्केट का भी काम करते हैं, और डेस्मोसोम्स जो एधेरिंग जंक्शन होते हैं जिसमें कि एक सब्सटेंस जिसमें कि 2 सेल एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, सीमेंटिंग किया हुआ रहता है, वैसे जंक्शन को हम लोग एधेरिंग जंक्शन कहते हैं, तो उसको भी बनाने में जो हेल्प करता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट करता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर बनाने में काम करते हैं। जब हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में माइटोसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्रोमोसोम्स जो है वो सेल प्लेट पर आकर के एक जगह रुका रहता है, और फिर स्पिंडल फाइबर की मदद से ही वो सेल जो क्रोमोसोम रहता है वो दोनों
कोई स्पिंडल फाइबर खींचता है एक साइड से और एक दूसरे साइड से, तब फिर जा करके वो दोनों अलग अलग होते हैं। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है माइक्रोट्यूब्यूल। क्रोमोसोमल मूवमेंट में भी हेल्प करता है, क्रोमोसोम को अगर कहीं मूव करना है तो उसका भी हेल्प माइक्रोट्यूब्यूल करता है। और सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला बनाने में भी यही माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना है, यानी कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो सीलिया और फ्लैजिला तो हम लोग को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तब ये कैसे काम करता है, तो अब हम ये बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।